ऊर्जा क्षेत्र का रोड मैप। भारत का ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विकसित हो रहा है, जो 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। कुल स्थापित विद्युत क्षमता। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 510 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। विद्युतीकरण 2.8 करोड़ से अधिक घरों को जोड़ा गया है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण अप्रैल 2018 में पूर्ण हुआ है। प्रति व्यक्ति खपत 957 किलोवाट आवर 2013-14 में और 24-25 में 1460 किलोवाट आवर, जो 52.6% की बढ़ोतरी है। गैर जीवाश्म क्षमता 235.7 गीगावाट 49%। नवीकरणीय ऊर्जा 226.9 गीगावाट। परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.8 गीगावाट। तापीय क्षमता 240 गीगावाट 50.52%। ऊर्जा मिश्रण कोयला, तेल, गैस, सौर, पवन, परमाणु, जैव ऊर्जा। वैश्विक स्थिति में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भारत है। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी और LNG आयातक है। ऊर्जा मांग में वर्ष 2047 तक 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक का है। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य वर्ष 2030 तक का 500 गीगावाट। गैर जीवाश्म क्षमता से 50%। भारत में ऊर्जा क्षेत्र का परिदृश्य की बात करें तो ऊर्जा की मांग। भारत द्वारा वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि में लगभग 25% योगदान देने की संभावना है। साथ ही 2047 तक कुल मांग में 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत वैश्विक स्तर पर ऊर्जा एवं तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चौथा सबसे बड़ा शोधक, रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है। ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो का संकल्प लिया गया है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत के विद्युत क्षेत्र की वृद्धि। विद्युत उत्पादन 1168 बिलियन यूनिट BU 2015-16 से 1825 बिलियन यूनिट BU 2024-25 अनुमानित है। स्थापित क्षमता 305 गीगावाट 2015-16 से 475 गीगावाट 2024-25 प्रस्तावित। प्रमुख सुधार या योजनाएं। विद्युत मंत्रालय एकीकृत राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDU-GJY ग्रामीण विद्युतीकरण, सौभाग्य योजना, सार्वजनिक घरेलू विद्युतीकरण, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण, स्थानीय क्षमता मिश्रण। जून 2025 में तापीय थर्मल 240 गीगावाट। सोलर में 110.9 गीगावाट। पवन ऊर्जा में 51.3 गीगावाट। गैर जीवाश्म क्षमता और COP26 प्रतिबद्धता लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर नवीकरणीय क्षमता बनाना है। उपलब्धि जून 2025 में 235.7 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन 49% है। वैश्विक रैंकिंग ENARE सांख्यिकी 2025। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा स्थान, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान, सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरा स्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा स्थान, पवन ऊर्जा में चौथा स्थान, लेकिन सौर ऊर्जा में तीसरा स्थान। नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति के बारे में। नवीकरणीय क्षमता 76.37 गीगावाट मार्च 2024 से 226.79 गीगावाट जून 2025 में 3 गुना वृद्धि। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 190.96 बिलियन यूनिट BU 2014-15 में से 370.65 बिलियन यूनिट BU अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक। कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 17.2% से 22.2%। पाइपलाइन में 176.7 गीगावाट की परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन है। 72.6 गीगावाट की परियोजनाएं निविदा बाइंडिंग प्रक्रिया के अधीन है। सौर ऊर्जा
2.82 गीगावाट 2014 से बढ़े हैं से 110.9 गीगावाट 2025 में 39 गुना की अधिक वृद्धि हुई है। केवल 2024-25 में 23.83 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई। विनिर्माण में 2014 से मार्च 2025 तक पीवी मॉड्यूल 2.3 गीगावाट से 88 गीगावाट, पीवी सेल 1.2 गीगावाट से 25 गीगावाट। पवन ऊर्जा में क्षमता लगभग 21 गीगावाट 2014 में 51.3 गीगावाट जून 2025 तक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जोड़ी गई क्षमता 4.15 गीगावाट उत्पादन से 78.21 बिलियन यूनिट। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक कुल उत्पादन 4.69%। पवन ऊर्जा क्षमता में विंड पोटेंशियल 150 मीटर की ऊंचाई पर 1164 गीगावाट। NIWE के अनुसार जल विद्युत 35.8 गीगावाट से 48 गीगावाट विद्युत वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2025 तक लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2035 तक 55 गीगावाट का लक्ष्य। सहायता में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली ISTS शुल्क से छूट। उत्तर पूर्व की परियोजनाओं के लिए इक्विटी सहायता। बायो पावर या CBG बायो पावर क्षमता 8.1 गीगावाट से 11.6 गीगावाट 11 वर्षों में। CBG परियोजनाएं 2014 में एक परियोजना 8 TPD से मार्च 2025 तक 150 परियोजनाएं 1211 TPD। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2021 से 2026 तक शुभारंभ। 2 नवंबर 2022 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE परिव्यय में 1715 करोड़, चरण 1 में 858 करोड़, घटक में अपशिष्ट से ऊर्जा वेस्ट टू एनर्जी बायोमास गैस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और OSOWOG अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का शुभारंभ 2015 में COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है। संशोधन 2020 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश पात्रता रखते हैं। मार्च 2025 तक 122 देश ने हस्ताक्षर किए। 105 ने अनुसमर्थन रेक्टिफाइड किया है। OSOW वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का नेटवर्क ISA द्वारा स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। 2021 में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तापीय विद्युत और कोयला प्रधानता जून 2025 तक। तापीय हिस्सेदारी 50.52%, 240 गीगावाट। कोयला में 219 गीगावाट। तापीय ऊर्जा का 91% से अधिक। गैस 20 गीगावाट। डीजल में 589 मेगावाट। भारत का हाइड्रोकार्बन सुधारों के बारे में बात करें तो तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन अधिनियम 2024 यह अधिनियम हाइब्रिड लीज को सक्षम बनाता है जिससे एक ही पट्टे लीज वाले क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा गतिविधियों की अनुमति मिलती है। संशोधित गैस मूल्य निर्धारण तंत्र यह गैस की कीमतों को भारतीय क्रूड बास्केट के 10% से जोड़ता है और नए कुओं के लिए 20% प्रीमियम प्रदान करता है। इसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD और औद्योगिक विकास के लिए गैस आपूर्ति में सुधार होगा। नोगो क्षेत्रों में 99% की कमी। भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्रों EEZ में अन्वेषण के लिए 1 बिलियन वर्ग किलोमीटर के अवसादी बेसिनों को खोल दिया गया है। यह 42 बिलियन टन तेल और तेल समतुल्य गैस क्षमता को अनलॉक करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। ओपन एकरेज लाइसेंस पॉलिसी OALP यह कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों
ओएमसी को राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी एनडीआर के डेटा के आधार पर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए अपनी पसंद के ब्लॉक चुनने की अनुमति देती है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकारी योजनाएं राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन एनएसजीएम क्षमता, विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के विद्युत वितरण का आधुनिकीकरण करता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करते हुए भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर का लक्ष्य रखती है, जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। भारत की ऊर्जा रणनीति के बारे में ऊर्जा त्रय उपलब्धता, सामर्थ्य, स्थिरता, स्रोतों और आपूर्तिकर्ता का विविधीकरण, कच्चे तेल की आपूर्तिकर्ताओं की संख्या 27 देशों 2006 से 7 से बढ़कर 39 2021 से 22 में हो गई है। घरेलू उत्पादन विस्तार लगभग 42 बिलियन टन तेल और तेल समतुल्य गैस क्षमता को अनलॉक करने की योजना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण करना है। भारत का अन्वेषण क्षेत्र बढ़कर 16% 2025 में हो गया है। नवीकरणीय और स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण सतत और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से इथेनॉल सम्मिश्रण सीबीजी, बायोडीजल और जैव ईंधन पर बल दिया जा रहा है। सतत 100 से अधिक सीबीजी संयंत्र चालू किए जा चुके हैं। इसका लक्ष्य 2028 तक 5 सीबीजी सम्मिश्रण को अनिवार्य करना है। वहनीयता और मूल्य सुरक्षा, आयात विविधीकरण, गैस मूल्य निर्धारण सुधार और घरेलू कार उपायों ने वैश्विक स्थिरता के बीच भी मीथेन की कीमतों को कम करने में सहायता की है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत वैश्विक एलपीजी कीमतों में लगभग 58% की वृद्धि के बावजूद लक्षित सब्सिडी और तेल विपणन कंपनियों OMC को मुआवजे के माध्यम से लाभार्थियों को प्रति एलपीजी सिलेंडर केवल 553 का भुगतान करना पड़ता है। प्रमुख विनियामक निकाय में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA तकनीकी नीति और समन्वय करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड PNGRB तेल गैस बाजार में विनियमन करता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC अंतर्राज्यीय विद्युत विनियमन एवं टैरिफ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ऊर्जा दक्षता PAT योजना लेवलिंग। भारत में पवन ऊर्जा, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट पवन ऊर्जा से लेकर प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है। पवन ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जो पवन टरबाइन, विंड टरबाइन नामक उपकरणों का उपयोग करके गतिशील वायु पवन के गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है। जैसे ही वायु टरबाइन के पंखों ब्लेड्स को घुमाती है, ये बिजली पैदा करने के लिए एक जनरेटर को घुमाता है। प्रकार में तटीय पवन ऊर्जा, भूमि पर स्थापित टरबाइन, अपतटीय पवन ऊर्जा, समुद्र या महासागर के जल में स्थापित टरबाइन। तेज और स्थिर पवनों के कारण ये आमतौर पर अधिक कुशल होती है। प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्र और स्टेशन में मुप्पंडल पवन फार्म तमिलनाडु, यह 1500 मेगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा तापीय पवन फार्म है, जो अरब सागर से आने वाली पवनों का उपयोग करता है। जैसलमेर पवन पार्क राजस्थान 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता, ये अमर सागर और बड़ा बाग जैसे स्थलों पर रेगिस्तानी पवनों का उपयोग करता है।
पवन बावड़ावेल पवन फार्म महाराष्ट्र, ढालगांव पवन फार्म महाराष्ट्र, वनकुसा बड़े पवन पार्क महाराष्ट्र। भारत में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50.04 गीगावाट MNRE अप्रैल 2025 के अनुसार। ऊर्जा क्षेत्र की भागीदारी, भारत की कुल उपयोगिता विद्युत क्षमता लगभग 10% है। वैश्विक रैंकिंग में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा स्थान आता है पवन ऊर्जा में। प्रमुख पवन में स्थापित पवन क्षमता गीगावाट में तमिलनाडु में 9.86 गीगावाट, गुजरात में 9.42 गीगावाट, कर्नाटक में 5.18 गीगावाट, महाराष्ट्र में 5.01 गीगावाट, राजस्थान में 4.45 गीगावाट। कुल अन्य राज्यों में सहित 4.84 695.5 गीगावाट भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता है। 70 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा संभावना, 35 गीगावाट अकेले तमिलनाडु के पवन ऊर्जा की संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा विकसित करने के लिए सरकारी उपाय में राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018। यह नीति भूमि के इष्टतम उपयोग और बिजली उत्पादन में अधिक सुसंगत व स्थिर करने के लिए पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों को एक ही स्थान पर स्थापित करने को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति भारत की तटरेखा के साथ अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में अपतटीय पवन परियोजनाओं को विकसित करने हेतु एक विनियामक ढांचा प्रदान करता है। अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए VGF परियोजना भारत की पहली 1 गीगावाट की अपतटीय पवन क्षमता स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण वाइवालिटी गैप फंडिंग VGF के रूप में 7,453 करोड़ स्वीकृत किए गए। इसमें गुजरात, कर्नाटक में 500 मेगावाट की क्षमता शामिल है। पवन एटलस NIWE राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE ने बेहतर स्थल पहचान के लिए जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर 100 मीटर AGL एक ऑनलाइन GIS आधारित पवन ऊर्जा संसाधन मानचित्र और जमीनी स्तर के सौर विकिरण मानचित्र का शुभारंभ किया है। सौर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 शीर्षक में प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहन फॉरेस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन में भारत 118 देशों में 71वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग और प्रदर्शन में भारत 118 देशों में 71वें स्थान पर रहा। वर्ष 2024 में यह 63वें स्थान पर था। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अन्य देशों की रैंकिंग: चीन 12वें, अमेरिका 17वें और पाकिस्तान 101वें स्थान पर रहा। न्यूनतम स्थान कांगो सबसे निचले पायदान पर रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI यह एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो इस बात का मापन करती है कि देश स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और न्यायसंगत ऊर्जा प्रणाली की ओर कितनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। प्रमुख पैरामीटर में सुरक्षा, इसकी ऊर्जा प्रणालियाँ कितनी विश्वसनीय है, सततता, उनके ऊर्जा स्रोत कितने पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली हैं और हरित हैं। इक्विटी या न्यायसंगत विभिन्न समूहों के बीच ऊर्जा का वितरण कितनी निष्पक्षता से किया जाता है। तैयारी या प्रबंधन, इसके अंतर्गत रणनीतिक इच्छाशक्ति, वित्त, नवाचार, बुनियादी ढांचा और
कुशल श्रम बल को शामिल किया जाता है। एयर कंडीशनर एसी के तापमान का विनियमन केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने नए एयर कंडीशनर एसी के तापमान की सीमा को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है। एसी के तापमान को विनियमित करने के बारे में ऊर्जा दक्षता तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ऊर्जा की खपत लगभग 6% की कमी आती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई के आंकड़ों के अनुसार 24 डिग्री सेल्सियस को डिफ़ॉल्ट तापमान के रूप में अपनाने से वार्षिक 20 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। ग्रिड स्थिरता वर्ष 2030 तक एसी की मांग से 220 गीगावाट लोड बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा के लिए तापमान नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में 18 डिग्री सेल्सियस से कम या तापमान रक्तचाप बढ़ा सकता है। अस्थमा को सक्रिय और संक्रमण को गंभीर बना सकता है। संवेदनशील समूह के प्रति अधिक जोखिम में होते हैं। एयर कंडीशनर की कार्यप्रणाली एक एसी प्रशीतक चक्र रेफ्रिजरेशन साइकिल पर कार्य करता है, जो सबसे सामान्य रूप में वेपर कंप्रेशन साइकिल जहां एक प्रशीतक मुख्य घटकों के माध्यम से एक बंद लूप में संचालित होते हैं। मूल सिद्धांत में ऊष्मा स्वाभाविक रूप से उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बढ़ती है, लेकिन एक एसी इस प्रवाह को उलटने के लिए विद्युत का उपयोग करता है, जिससे यह शांत आंतरिक वायु से ऊष्मा को खींचकर बाह्य वातावरण में भेजता है। ऊर्जा संप्रभुता जून 2025 में इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने लगभग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसमें तेल प्रवाह बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भारी वृद्धि हुई है, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की संवेदनशीलता उजागर किया है। ऊर्जा संप्रभुता यह किसी राष्ट्र को अपने ऊर्जा संसाधनों, आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे को बाह्य प्रभाव, दबाव या निर्भरता के प्रति संवेदनशील हुए बिना सुरक्षित नियंत्रित और शामिल करने की क्षमता है। भारत का वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य संवेदनशीलताएं, उच्च आयात निर्भरता, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत वस्तु आयात में $677 बिलियन, जिसमें तेल और गैस की हिस्सेदारी $170 बिलियन लगभग 25% थी। भारत अपने कच्चे तेल की 85% से अधिक और प्राकृतिक गैस की 50% से अधिक आयात करता है, जिसमें व्यापार घाटा, रुपये पर दबाव, व्यापक आर्थिक संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। रूसी तेल का कारक में वर्ष 2022 में भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, जिसकी कुल आयात में हिस्सेदारी लगभग 2% से 35-40% 2024-25 में हो गई है। यद्यपि रियायती दरों पर मिलने वाले कच्चे तेल से आयात व्यय कम होता है, लेकिन किसी एक भागीदार पर
निर्भरता रणनीतिक जोखिम को बढ़ाती। भू राजनीतिक परिदृश्य पश्चिमी एशियाई तनाव जिसे ईरान इजराइल गतिरोध जून 2025 दर्शाता है कि कैसे 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वैश्विक प्रवाह के व्यवधान से कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे ब्रेंट क्रूड कुछ ही दिनों में 103 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगा। वैश्विक घटनाएं जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में प्रभावित किया। तेल प्रतिबंध 1973 से अरब उत्पादकों द्वारा आपूर्ति में कटौती से कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। इसने देशों को रणनीतिक भंडार बनाने के लिए प्रेरित किया है। फुकुशिमा आपदा 2011 जापान में परमाणु संकट के कारण परमाणु ऊर्जा पर वैश्विक विश्वास कम हुआ तथा वापस कोयला और गैस की ओर झुकाव बढ़ा। टेक्सास फ्रीज 2021 अत्यधिक निम्न तापमान के कारण बुनियादी ढांचा ठप हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 यूरोप की गैस के लिए रूस पर निर्भरता के कारण ऊर्जा की भारी कमी हुई और ऊर्जा को एक हथियार के रूप में देखा गया। इबेरियन ब्लैकआउट 2025 स्पेन और पुर्तगाल में ग्रिड व्यवस्था फेल होने की इबेरियन ब्लैकआउट 2025 स्पेन और पुर्तगाल में ग्रिड व्यवस्था फेल होने के कारण बिना बैकअप के केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम सामने आए हैं। भारत में ऊर्जा संप्रभुता के 5 सिद्धांत में कोयला, गैसीकरण और स्वदेशी क्षमता का प्रयोग। भारत के पास 150 बिलियन टन कोयले का भंडार है जो उच्च राख ऐश सामग्री के कारण लंबे समय से उपेक्षित रहा है। गैसीकरण और कार्बन कैप्चर की नई प्रौद्योगिकियां कोयले के भारत में ऊर्जा संप्रभुता के 5 सिद्धांत में कोयला, गैसीकरण, स्वदेशी क्षमता का प्रयोग। भारत के पास 150 बिलियन टन कोयले का भंडार है जो उच्च राख सामग्री के कारण लंबे समय से उपेक्षित रहा है। गैसीकरण और कार्बन कैप्चर की नई प्रौद्योगिकी कोयले को सिनगैस हाइड्रोजन उर्वरक में परिवर्तित कर सकती है। घरेलू संसाधनों का उपयोग कच्चे तेल के आयात के दबाव को कम करता है। जैव ईंधन में ग्रामीण सशक्तिकरण, सुरक्षा का मिश्रण, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम से पहले ही किसानों को 92,000 करोड़ हस्तांतरित किए हैं और आयात बिलों में कमी की गई है। E20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य ग्रामीण आय और विदेशी मुद्रा की बचत को बढ़ावा देता है। सतत योजना यह संपीड़ित बायोगैस CBG को बढ़ावा देती है जो स्वच्छ ईंधन और खाद्य प्रदान करता है, जिससे उत्तर भारत में खराब हो चुकी मिट्टी की उर्वरता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा में शून्य कार्बन बेस लोड भारत की पवन परमाणु ऊर्जा शून्य कार्बन
बेस लोड भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.8 गीगावाट स्थिर नवीकरणीय ऊर्जा, साथ साथ ग्रिड स्थिरता के लिए थोरियम रोडमैप का विस्तार, यूरेनियम साझेदारी या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला का नियंत्रण वर्ष 2030 तक वार्षिक 5 MMT उत्पादन के लक्ष्य के लिए घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। एक संप्रभु हाइड्रोजन रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि भारत भविष्य में ईंधन मूल्य श्रृंखला को नियंत्रित करे। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जड़त्वी आधार एक प्रमाणित सतत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रधान ग्रिड को संतुलित करने के लिए अनिवार्य है। भारत की स्थलाकृति बड़े पैमाने पर हाइड्रो स्टोरेज प्रणालियों का समर्थन कर सकती है जो सौर और पवन ऊर्जा वाली ग्रिड स्थिरता प्रदान करती है। भारत के नीतिगत पहले राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021, इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्वच्छ हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। यह स्टील, सीमेंट, भारी परिवहन जैसे उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहां कार्बन कम करना कठिन है। साथ ही भारत में हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करता है घरेलू सौर उर्वरक। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 का उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्वच्छ हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। यह स्टील, सीमेंट, भारी परिवहन जैसे उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहां कार्बन कम करना कठिन है। साथ ही यह भारत में हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करता है घरेलू सौर कार्यक्रम, PM कुसुम योजना कृषि के लिए सौर पंपों और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। रूफटॉप सोलर कार्यक्रम 40 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखता है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी आती है। जैव ईंधन नीतियाँ, इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप 2025 तक 20% सम्मिश्रण E20 का लक्ष्य है। इससे कच्चे तेल के आयात में कटौती और किसानों के आयात में वृद्धि होगी। सतत विकल्प वहनीय परिवहन की ओर सतत योजना, यह संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन का विस्तार करती है, जिसमें ग्रामीण आय, मृदा स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ ईंधन एवं वैश्विक खाद्य का उत्पादन होता है। ऊर्जा दक्षता मिशन परफॉर्म अचीव ऊर्जा दक्षता मिशन में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना उद्योगों को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में प्रोत्साहित करती है। तेल आयात में विविधीकरण, पश्चिम एशिया पर निर्भरता 60% लगभग से घटकर 45% 2025 में हो गई है। कर दी गई लचीलेपन के लिए रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल की खरीद का विस्तार किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन स्थापित जल नवीकरणीय क्षमता 180 गीगावाट 2025 में पार कर गई है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जो वैश्विक
नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन स्थापित हुए हैं। नवीकरणीय क्षमता 180 गीगावाट 2025 को पार कर गई। 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत की भूमिका को पुख्ता करता है। मेघालय में यूरेनियम खनन। मेघालय में दोमिया सियट और वाहकाजी में यूरेनियम खनन के केंद्र सरकार के निर्णय ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, जनजातीय अधिकारों, पर्यावरण प्रभाव और समन संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्थानीय समुदायों का विरोध और चिंताएं। छठी अनुसूची का उपयोग। स्थानीय समूहों ने खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC ने जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के छठी अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने का आग्रह किया है। पर्यावरणीय प्रभाव। यूरेनियम खनन एक अत्यधिक प्रदूषणकारी गतिविधि है, जो परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल सकती है। छठी अनुसूची के प्रावधान में अनुच्छेद 244(2) यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है। स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित किया गया है। यहाँ तक कि एक से अधिक अधिसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, जो तो राज्यपाल जिलों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। राज्यपाल के पास जिलों को संगठित करने, पुनर्गठित करने, सीमाओं को बदलने या नाम बदलने की शक्ति है। यूरेनियम एक भारी रेडियोधर्मी धातु है, जो प्राकृतिक रूप से भूपर पट्टी में पाई जाती है। खनिज स्रोत में यह यूरेनियम पिचब्लेड, यूरेनिनाइट, पिचब्लेड, बेरेनाइट और कार्नोटाइट से निकाला जाता है। यह फास्फेट चट्टानों और मोनोजाइट रेत में भी पाया जाता है। ऊर्जा उपयोग। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन। प्रमुख ईंधन यूरेनियम 235 रिएक्टरों के उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक विखंडनीय समस्थानिक है। नागरिक अनुप्रयोग में विकिरण चिकित्सा, रेडियोग्राफी, रेडियो आइसोटोप उत्पादन में उपयोग किया जाता है। सामरिक या सैन्य उपयोग में यह परमाणु पनडुब्बियों को शक्ति प्रदान करता है और परमाणु हथियारों के लिए मुख्य सामग्री बनाता है। भारत में यूरेनियम निक्षेप में प्रमुख खोज। भारत में यूरेनियम के पहले भंडार की खोज 1991 में की गई थी। भारत में यूरेनियम निरपेक्ष। प्रथम खोज। भारत में यूरेनियम पहले भंडार की खोज 1951 में झारखंड के सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट या सिंहभूम CR जोन में जादूगोड़ा में हुई थी। कच्छ एवं खनन एवं प्रसंस्करण का प्रारंभ जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन प्रसंस्करण 1967 से 68 में शुरू हुआ। जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण 1967 से 68 में शुरू हुआ, जो भारत के पहले व्यावसायिक यूरेनियम उत्पादन का प्रतीक था। अन्य प्रमुख यूरेनियम प्राप्ति स्थल में आंध्र प्रदेश के कोडप्पा बेसिन एक महत्वपूर्ण यूरेनियम युक्त बेसिन है। मेघालय में महादेक बेसिन, दोमिया सियट KPM क्षेत्र, वहनी लास्टोइन या मैसिनराम बेल्ट में सीडस्टोन टाइप निक्षेप। संभावित क्षेत्र में अन्वेषण संभावनाएं। राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भविष्य की यूरेनियम खनिजों के लिए आवश्यक क्षेत्र हैं। वैश्विक स्तर पर प्रमुख यूरेनियम भंडार। वर्ष 2022 में कजाकिस्तान में खदानों में यूरेनियम के सबसे बड़े
यूरेनियम के वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त यूरेनियम भंडार 2022 में संभावित क्षेत्र में अन्वेषण संभावनाएं। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ भविष्य में यूरेनियम खोजों के लिए आशाजनक क्षेत्र हैं। वैश्विक स्तर पर प्रमुख यूरेनियम भंडार वर्ष 2022 में कजाकिस्तान के खदानों में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार विश्व के 43% का उत्पादन किया। इसके बाद कनाडा 15% और नामीबिया में 11% का स्थान रहा है। राज्य ऊर्जा सूचकांक SEEI विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने ऊर्जा दक्षता में राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता बोर्ड SEEI 2024 रिपोर्ट जारी की है। SEEI 2024 शीर्ष प्राप्तकर्ता में प्रथम समूह महाराष्ट्र, द्वितीय समूह में आंध्र प्रदेश, तृतीय में असम, चौथा में त्रिपुरा है। प्रमुख क्षेत्र प्रगति में ECBC 2017 24 राज्यों में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को अधिसूचित किया है। MSME दक्षता 10 राज्यों में MSME ऊर्जा दक्षता नीतियाँ तैयार की हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी 31 राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी नीतियों को अपनाया है। सौर कृषि पंप 13 राज्यों और 13 सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों को बढ़ावा देते हैं। केरल में लगभग 74% अपनापन प्राप्त किया है। SEEAP सभी 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार की है। अभिशासन 31 राज्यों में ऊर्जा संक्रमण पर राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन किया है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 अवलोकन BEE द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी इनिशिएटिव इकोनॉमी AEEE के सहयोग से प्रगति की निगरानी करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया है। संस्करण में यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाला छठा संस्करण है। कवरेज या विस्तार में इसमें एक नया कार्यान्वयन केंद्रीय ढांचा है जिसमें 66 संकेतक शामिल हैं जो भवन उद्योग, नगरपालिका सेवाओं, परिवहन, कृषि और डिस्कॉम जैसे क्रॉस सेक्टर फसलों तक विस्तारित है। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदर्शन श्रेणियाँ: फ्रंट रनर 60% से अधिक, अचीवर 50 से 60% अंक और कंटेंडर 30 से 50% अंक, एस्पिरेंट 30% से कम अंक। ऊर्जा खपत के आधार पर समूहीकरण 15 MTOE मिलियन टन के समकक्ष। कोई आया क्या? समूह 1 में 15 MTOE मिलियन टन तेल समकक्ष, समूह 2 में 5 से 15 MTOE है, समूह 3 में 1 से 5 MTOE और समूह 4 में 1 MTOE से कम। भारत का पहला बांस आधारित जैव इथेनॉल रिफाइनरी संयंत्र प्रधानमंत्री ने असम के मोलाघाट में भारत की पहली बांस आधारित जैव इथेनॉल रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। असम जैव ईंधन संयंत्र बांस को प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाली भारत की पहली जैव रिफाइनरी है। उद्देश्य में जैव इथेनॉल का उत्पादन करना जो एक वैकल्पिक, नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन स्रोत है। कच्चा माल में प्रतिवर्ष असम, अरुणाचल प्रदेश, अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से प्राप्त किए जाने वाला 5 लाख टन हरा बांस बायोइथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है जिसे गन्ने, मकई
अन्य पादप सामग्रियों जैसे बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। उपयोग में मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। बायो रिफाइनरी यह एक औद्योगिक सुविधा है जो बायोमास को जैव ईंधन बायोफ्यूल्स ऊर्जा, जैव रसायन बायोकेमिकल्स, जैव शक्ति बायो पावर और अन्य जैव सामग्रियों बायोमटेरियल्स में परिवर्तित करती है। पॉलीप्रोपोलाइन यह प्रोपाइलिन की बहुलकीकरण द्वारा निर्मित एक सिंथेटिक रेजिन है। मुख्य विशेषताएं में हल्का, टिकाऊ, संक्षारण प्रतिजैविक, नमी रोधी और पुनर्चक्रण योग्य रिसाइक्लेबल है। अनुप्रयोग में इसका उपयोग पैकेजिंग, पाइप, फाइबर या कपड़ा, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, चिकित्सा उपकरण और उपभोक्ता उत्पादों में किया जाता है। चूना पत्थर खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने चूना पत्थर लाइमस्टोन को सभी उपयोगों के लिए मुख्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे पहले चूना बनाने के लिए भट्टियों में उपयोग किए जाने वाले चूना पत्थर को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि सीमेंट, रसायन, उर्वरक इससे पहले चूना बनाने के लिए भट्टियों का उपयोग किए जाने वाले चूना पत्थर को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि सीमेंट, रसायन, उर्वरक, इस्पात और अन्य उद्योगों का उपयोग किए जाने वाले चूना पत्थर को मुख्य खनिज माना जाता था। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 से बनी होती है, जो प्राकृतिक रूप से कैल्साइट या एरागोनाइट के रूप में होता है। रंग में सफ़ेद से लेकर धूसर तक अशुद्धियों के कारण यह पीला, भूरा, लाल भी हो सकता है। कठोरता यह सामान्यतः कोमल से मध्यम कठोर होती है। अभिक्रियाशीलता में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बुदबुदाहट पैदा करती है। संरद्धता पोरोसिटी इसकी संरद्धता व्यापक रूप से भिन्न होती है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इसकी उपयुक्तता को प्रभावित करती है। आर्थिक महत्व में निर्माण सामग्री इसका उपयोग सीमेंट, कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्रियों और वास्तुकला में डायमेंटेशन स्टोन के रूप में किया जाता है। औद्योगिक अनुप्रयोग में चूना पत्थर को गर्म करने से बिना बुझे चूना क्विक लाइम CaO और बुझा हुआ चूना स्केल्ड लाइन CaOH2 प्राप्त होता है, जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में अनिवार्य है। सुधार मृदा सुधार में कृषि में अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD बिजली संयंत्रों के विकास, गैसों के सल्फर डाइऑक्साइड विधिक आधार खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 MMR-DR एक्ट 1957 यह भारत में खनिजों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। यह खनिजों को मुख्य रूप से खनिज और लघु खनिज में वर्गीकृत करता है। लघु खनिज धारा 3E इसमें निर्माण गतिविधि बजरी, सामान्य मिट्टी, सामान्य रेत, अधिसूचित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली रेत को छोड़कर शामिल किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लघु
नहीं पता। इसमें पत्थर, बजरी, सामान्य मिट्टी, सामान्य रेत, अधिसूचित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत है, रेत को छोड़कर शामिल है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लघु के रूप में अधिसूचित कोई भी खनिज भी शामिल है। मुख्य अंतर में वर्गीकरण मानदंड, मुख्य खनिज मेजर मिनरल्स में उच्च आर्थिक मूल्य प्लस बड़े पैमाने पर उद्योगों में उपयोग, उनका विनियमन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसके प्रशासन में भारतीय खान ब्यूरो IBM महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज, लघु खनिज में माइनर मिनरल मुख्य रूप से स्थानीय छोटे पैमाने के उद्देश्यों जैसे निर्माण आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले। इसका विनियमन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन होता है। राज्य खनिज तत्परता सूचकांक SMRI, खान मंत्रालय ने राज्य खनिज तत्परता सूचकांक SMRI का अनावरण किया है। राज्य खनिज तत्परता सूचकांक यह राज्यों के खनिज तत्परता का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और बेंचमार्किंग करने वाला भारत का अब तक का सबसे पहला ढांचा है। प्रकाशक में खान मंत्रालय। उद्देश्य राज्य स्तरीय खनिज शासन में पारदर्शिता, समावेशी दक्षता को बढ़ावा देती है। गैर कोयला खनिज विकास में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, शासन को व्यवस्थित करना और खनन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को गति देना। संकेतक में नीलामी प्रदर्शन, ये खनिज ब्लॉकों की नीलामी की सफलता और बोली प्रक्रियाओं बिडिंग प्रोसेस की दक्षता का मापन करता है। खदानों का शीघ्र परिचालन यह मूल्यांकन करता है कि नीलाम की गई खदानों का कितनी जल्दी से परिचालन में आती हैं। अन्वेषण बल भारतीय मानचित्रण अन्वेषण गतिविधियों में निवेश का आकलन करता है। सतत खनन प्रथाओं जैसे कि कोयला खनिज निष्कर्षण से कोयला सतत खनन प्रथाओं में गैर कोयला खनिज निष्कर्षण पर्यावरणीय सामाजिक शासन ECG मानदंडों के अनुपालन का आकलन करता है। राज्यों का वर्गीकरण खनिज संपदा और क्षमता के आधार पर राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी A उच्च खनिज संपदा, श्रेणी B मध्यम खनिज संपदा, श्रेणी 3 निम्न खनिज संपदा। शीर्ष तीन राज्यों की रैंकिंग 2025 में। श्रेणी ए में उच्च खनिज संपदा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान द्वितीय और गुजरात तृतीय स्थान पर। श्रेणी बी मध्यम खनिज संपदा में गोवा प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर और असम तृतीय स्थान पर। श्रेणी 3 निम्न खनिज संपदा में पंजाब प्रथम स्थान पर, उत्तराखंड द्वितीय स्थान पर, त्रिपुरा तृतीय स्थान पर है। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और विन्यास किया है। माही बांसवाड़ा और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान में माही बांसवाड़ा सागर बांध के निकट माही नदी के बाएं तट पर है। क्षमता और रिएक्टर में 700 मेगावाट MWE की क्षमता वाले 4 स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR, कुल क्षमता 2800 मेगावाट MW। विकासकर्ता में अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ASHVINI हैं, जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और NTPC लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। समय सीमा में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अनुमानित 6.5 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। राजस्थान के लिए महत्व में रावतभाटा RAPP 2580 मेगावाट के बाद राज्य में यह दूसरा परमाणु संयंत्र है। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता के बारे में वर्तमान क्षमता
वर्तमान में भारत 24 रिएक्टरों 8,180 मेगावाट का संचालन करता है, जिसका प्रबंधन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCL) द्वारा किया जाता है। लक्ष्य 2031-32 तक क्षमता बढ़कर 22,480 मेगावाट करना है। 10 नए रिएक्टर निर्माणाधीन और अन्य पर परियोजना पूर्व कार्य जारी है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है।